नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल ड्यू डेट रूल्स, स्पेशल टैक्स पेयर सिचुएशन क्या है? हमारा यही तो सीरीज चल रही थी ना, पार्ट 1, पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया है कि हाँ, एक इंडिविजुअल की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? तो हमने पढ़ ली थी 15 अप्रैल। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जिनको मैं पार्ट वाइज़ आपको समझा रहा हूँ। और अगर एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट बच के चला जाए, तब आप मुझे बताना। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप एनरोल्ड एजेंट की तैयारी कर रहे हैं और आप महँगी कोचिंग की फीस नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तब आप हमारे चैनल पर आइए। आपको इस चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का है कि स्पेशल ड्यू डेट रूल्स, स्पेशल टैक्स पेयर सिचुएशन। ड्यू डेट रूल्स का मतलब हो गया कि हाँ, इनकी कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर है, जिसके लिए रूल बने हुए हैं। कोई स्पेशल का मतलब नहीं कि कोई आईआरएस के अलावा कोई इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी और देश की कंट्री रूल बना रही है। इसका मतलब स्पेशल सिचुएशन है, जिसके हिसाब से रूल है। इंडिविजुअल रिटर्न, एक्सेप्शन एंड एक्सटेंशन, इसी पे पूरा ये टॉपिक रिलाई करेगा। तो देखते हैं हमारा रूल नंबर 1। स्पेशल टैक्स पेयर का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ये तो समझ में आना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट भी तो हमें समझ में आना चाहिए। तो स्पेशल टैक्स पेयर का मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल जिसके केस में नॉर्मल 15 अप्रैल रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, या जिसमें ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है बिना फॉर्म 4868 फाइल किए। समझ में आया ना कि हाँ, स्पेशल टैक्स पेयर का मतलब नॉर्मल रूल नहीं अप्लाई होगा, पहली बात, और उसे ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ये वाला फॉर्म भरे बिना। 4868 ये एक्सटेंशन फॉर्म है। इसके पहले की वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ये रूल्स नॉर्मल टैक्स पेयर से अलग ट्रीटमेंट देते हैं। रूल 2 देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये सारे मैं रूल के फॉर्म में समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में एक एक कॉन्सेप्ट कि हाँ, इसमें कितने कॉन्सेप्ट हैं। सिटीजन और रेसिडेंट्स लिविंग अब्रॉड, सिटीजन और रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड, कैसा सिटीजन? यूएस का। अगर टैक्स पेयर यूएस सिटीजन है, पहली कंडीशन कि यूएस सिटीजन है या यूएस रेसिडेंट एलियन है, और 15 अप्रैल को यूनाइटेड स्टेट के बाहर रह रहा है, तब तब क्या होगा? तो टैक्स पेयर को ऑटोमेटिक 2 मंथ एक्सटेंशन मिलता है। उसी देश का हो या फिर उसी देश का रेसिडेंट हो, और 15 अप्रैल को वो बाहर है, तब उसको 2 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। इन केस में क्या है? फाइलिंग ड्यू डेट 15 जून हो जाती है, 2 महीने बढ़ा यहाँ पर। एक्सटेंशन फॉर्म में 6 मंथ बढ़ा था, तो हमारा 15 अक्टूबर हुआ था, यहाँ 2 मंथ बढ़ा है, तो अप्रैल टू मई, मई टू जून, 15 जून। कोई फॉर्म 4868 फाइल करने की जरूरत नहीं। पहला आपने समझा। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लो। वर्डिंग भी तो क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे हिंदी मीडियम के लड़के होंगे, बहुत सारे होंगे जिनका अकाउंटिंग वीक है, तो उन्हें वर्ड भी तो क्लियर हो कि हाँ, रेसिडेंट एलियन का मतलब क्या है। जो यूएस टैक्स लॉ के अंडर रेसिडेंट माना जाता है। अब्रॉड यानी अब्रॉड का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट के बाहर। अब रूल नंबर 3 समझो। अब्रॉड एक्सटेंशन सिर्फ फाइलिंग के लिए होता है, ठीक है? अब्रॉड एक्सटेंशन सिर्फ फाइलिंग के लिए होता है, पेमेंट के लिए नहीं। मैंने ये एक्सटेंशन वाले वीडियो में भी बताया था। ये 2 मंथ ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के लिए होता है, टैक्स पेमेंट के लिए नहीं। इस बात को एकदम दिमाग में रखो कि हाँ, रिटर्न फाइलिंग का हमारा टाइम बढ़ा है, पेमेंट करने का टाइम नहीं। पेमेंट आपको करना, अगर आपने पार्सली कर दिया तो जो बचा है उस पर आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना है, लेकिन पे करना है वो वन फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपका टैक्स बनता है, वो आपको पेमेंट करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। एक्सटेंशन में है तो इसका मतलब अगर 15 अप्रैल तक टैक्स अनपेड है, तो इंटरेस्ट अप्रैल 16 से ही स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इस पर क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं जब टैक्स कैलकुलेशन वाले चैप्टर आएंगे। ये तो बहुत फंडामेंटल लेक्चर चल रहे हैं। जब टैक्स कैलकुलेशन वाले आएंगे, तब वहां पर ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होने चाहिए।
अगर आपने वहां क्वेश्चन गलत किया तो आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना है, और कल आप जब रियल लाइफ में वर्किंग होंगे कि तब भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। रूल नंबर 4 समझिए, अब्रॉड स्टेटस प्रूफ करना पड़ता है। कैसे? टैक्स पेयर को रिटर्न के साथ आपने सिर्फ वर्बली बोल दिया ये मायने नहीं रखता। ये मैंने ड्यू डिलिजेंस में बताया था कि वर्बली कोई भी बात मानी नहीं जाएगी, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू चलेगा। टैक्स डिपार्टमेंट ही इसी बेस पे चल रहा है। एक स्टेटमेंट अटैच करना होता है, क्या होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो 15 अप्रैल को यूएस के बाहर रह रहा था। बिना स्टेटमेंट के आईआरएस एक्सटेंशन को क्वेश्चन कर सकता है। इसके जो है हमारे वर्ड समझो। स्टेटमेंट मतलब क्या है? रिटर्न एक्सप्लेनेशन अटैच्ड विद रिटर्न, स्टेटमेंट का मतलब ये। रूल नंबर 5 समझो, कॉम्बैट जोन। कॉम्बैट जोन यानी कि मिलिट्री पर्सन। अगर टैक्स पेयर यूएस आर्म्ड फोर्स का मेंबर है और कॉम्बैट जोन में सर्व कर रहा है तो फाइलिंग और पेमेंट दोनों के लिए स्पेशल एक्सटेंशन मिलता है। कॉम्बैट जोन में सर्व कर रहा है और आर्म्ड फोर्स में है तो इस कंडीशन में सिर्फ दोनों में एक्सटेंशन मिलेगा। इस केस में डेडलाइन कॉम्बैट जोन से निकलने के बाद काउंट होती है। जब वहां से आएंगे तब आपकी डेडलाइन काउंट होगी। इंटरेस्ट और पेनल्टी जनरली अप्लाई नहीं होती। आर्मी वालों के लिए छूट है और उनके लिए जो कॉम्बैट जोन में है। इसमें कॉम्बैट जोन का मतलब क्या? वॉर या मिलिट्री ऑपरेशन एरिया। कोई वॉर चल रही, कोई मिशन चल रहा है तो वहां पर उस टाइम जोन को बोलते हैं कॉम्बैट जोन। आर्म्ड फोर्स यानी यूएस मिलिट्री सर्विसेज। ये दो वर्ड ध्यान देना, इसी पर तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 6 समझो, डिसास्टर एरिया एक्सटेंशन। अगर आईआरएस किसी एरिया को फेडरली डिक्लेयर्ड डिसाइडेड एरिया डिक्लेयर करता है तब तो आईआरएस स्पेसिफिक डेट्स के लिए फाइलिंग और पेमेंट दोनों एक्सटेंड कर देता है। ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिक होता है, टैक्स पेयर को अलग से अप्लाई नहीं करना होता। ये भी ऑटोमेटिक है। हर डिजास्टर का अलग ड्यू डेट होता है, इसको ध्यान में रखना। हर डिजास्टर का अलग ड्यू डेट होता है। रूल नंबर 7 समझते हैं, आईआरएस अनाउंस्ड एक्सटेंशन। कभी कभी आईआरएस नेशन वाइड या स्पेसिफिक रीजन के लिए स्पेशल फाइलिंग रिलीफ अनाउंस करता है, जैसे पैंडेमिक मंदी में, मेजर स्टॉर्म, नेचुरल कैलेमिटीज। इन केस में नॉर्मल 15 अप्रैल रूल टेम्परेरीली चेंज हो सकता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझाना बहुत जरूरी और समझना भी बहुत जरूरी। अगर इनकी जानकारी आपको नहीं है तो उम्मीद, अगर आईआरएस ने कोई ऐसा क्वेश्चन घुमा के दे दिया जो पूछा ना गया और सिलेबस में है वो टॉपिक, तब उस केस में आप क्या करोगे? तब वहां पर आप टीचर को थोड़ी ना कोसते फिरोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया, क्लास में नहीं पढ़ाया गया, इसको छोड़ देते हैं, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कल को काम करने जाएंगे तो आपके पास एकदम एक्यूरेट और सही नॉलेज होना चाहिए और सारा नॉलेज होना चाहिए। आधा अधूरा नॉलेज भी काम नहीं आएगा। आपको कंप्लीट नॉलेज के साथ फील्ड में उतरना है, कंप्लीट नॉलेज के साथ एग्जाम में जाना है। इस बात को ध्यान में रखिए आप लोग। रूल 8 देखते हैं, स्पेशल रूल लिमिटेड एप्लीकेशन। रूल 8, ये सारे स्पेशल रूल सिर्फ एलिजिबल टैक्स पेयर्स पर अप्लाई होते हैं। हर टैक्स पेयर ऑटोमेटिकली कवर नहीं होता, इसलिए पहले एलिजिबिलिटी चेक करो फिर ड्यू डेट डिसाइड करो। रूल नंबर 9 देखो यहाँ पर। रूल नंबर 9 है हमारा आईआरएस का प्रैक्टिकल व्यू। अगर इसमें आईआरएस इन्वॉल्व तो कैसे देखता आईआरएस ये देखता है टैक्स पेयर सच में एलिजिबल था या नहीं, ड्यू डेट का क्लेम रीजनेबल है या नहीं। अगर एलिजिबिलिटी प्रूव नहीं हुई तब क्या होगा? तब नॉर्मल 15 अप्रैल रूल अप्लाई नहीं होगा, पेनल्टी कैलकुलेट हो सकती है। पार्ट 3 देखो, एमसीक्यू के बारे में आ जाते हैं। अब हमारा एमसीक्यू का सेट स्टार्ट होगा। इस पार्ट से 5 to 8 एमसीक्यू बनते हैं और बनने भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब्रॉड एक्सटेंशन और इंटरेस्ट रूल फेवरेट है। कॉम्बैट जोन और डिजास्टर एरिया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सार स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट एग्जाम ट्रैप होता है।
इन तीनों से बनते हैं। ये क्वेश्चन बनने भी चाहिए। अगर ये हमारे सिलेबस में है तो ये हमारी जिम्मेदारी है पढ़ना और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो चलिए अब हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। Which taxpayer generally qualifies for an automatic 2-month extension without filing Form 4868? Any taxpayer requesting more time? ये कहाँ से हो जाएगी? ये तो है ही नहीं, स्पेशल वाले हैं ना। ए टैक्स पेयर एक्सपेक्टिंग ए रिफंड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ए यूएस सिटीजन लिविंग आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन अप्रैल 15, ए यूएस सिटीजन लिविंग आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट ऑन अप्रैल 15, इस केस में उन्हें स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, तब वो उन्हें एक्सटेंशन मिलती है। और कितनी मिलती है? 2 महीने की, जून तक जाती है, 15 जून तक। ये वाला बिल्कुल गलत है, ये हमारा सी आंसर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा, द ऑटोमेटिक 2-month एक्सटेंशन फॉर टैक्स पेयर लिविंग अब्रॉड जनरली एक्सटेंड्स द फाइलिंग डेडलाइन टू 15 जून। ये तो बिल्कुल ही जी 2 महीने है, उसमें ऐड कर दो आप 15 अप्रैल में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द ऑटोमेटिक 2-month एक्सटेंशन फॉर टैक्स पेयर अब्रॉड अब्लाइज टू, किसके लिए? फाइलिंग ओनली के लिए, पेमेंट के लिए नहीं, सिर्फ फाइलिंग के लिए है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान में रखना, सिर्फ फाइलिंग के लिए है, पेमेंट के लिए नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंटरेस्ट ऑन अनपेड टैक्स फॉर ए टैक्स पेयर लिविंग अब्रॉड जनरली बिगिंस टू, कब से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है अप्रैल 16 से। हो सकता है कि आप अप्रैल 15 लगा दो, अप्रैल 15 तो ड्यू डेट है मेरे भाई, ये स्टार्ट तो अप्रैल 16 से होगा। अक्टूबर तो बिल्कुल गलत, जून भी गलत है। अक्टूबर तो 6 मंथ वाला है और जून भी हमारा 2 मंथ वाला, लेकिन स्टार्टिंग ये हमारा अप्रैल 16 से होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी था। है छोटे छोटे ही, लेकिन अगर हम एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए टैक्स पेयर क्लेमिंग द अब्रॉड एक्सटेंशन शुड अटैच विद आइटम द रिटर्न ए रिटर्न स्टेटमेंट। ये मैंने बताया था इस वाले रूल में, रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच टैक्स पेयर क्वालिफाइज फॉर स्पेशल फाइलिंग एंड पेमेंट एक्सटेंशन रिलेटेड टू मिलिट्री सर्विस। इसमें कौन सा हमारा आर्म्ड फोर्स होना चाहिए और कॉम्बैट जोन में होना चाहिए। जब ये वार जोन से आएगा तब वहां से इनकी हमारी ड्यू डेट कैलकुलेट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉम्बैट जोन एक्सटेंशन जनरली अप्लाई टू, किन के ऊपर अप्लाई होता है? फाइलिंग एंड पेमेंट के लिए। इस केस में दोनों आएंगे, फाइलिंग एंड पेमेंट। आर्मी वालों के लिए जो कॉम्बैट जोन में है उनके लिए फाइलिंग एंड पेमेंट दोनों के लिए ये छूट दी जाएगी, एक्सटेंशन मिलेगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच अथॉरिटी डिक्लेयर्स ए फेडरल रिकॉग्नाइज्ड डिजास्टर एरिया फॉर आईआरएस रिलीफ। कौन? फेडरल गवर्नमेंट। इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है, कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल ही मतलब नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिजास्टर एरिया एक्सटेंशन आर जनरली, ये कैसे होते हैं? ऑप्शनल होते हैं कि अप्लाइड ऑटोमेटिकली? अप्लाइड ऑटोमेटिकली होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच फैक्टर डिटरमाइंस द न्यू ड्यू डेट इन ए डिजास्टर सिचुएशन, टैक्स पेयर प्रेफरेंस या फिर आईआरएस अनाउंस रिलीफ डेट। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ओरिजिनल फाइलिंग स्टेटस नहीं, अमाउंट डिडक्ट ऑफ टैक्स ड्यू डेट नहीं, ये आईआरएस अनाउंस रिलीफ डेट ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर देखिए, आईआरएस में अनाउंस स्पेशल फाइलिंग एक्सटेंशन ड्यूरिंग विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में? नेशनल इमरजेंसीज में, इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई मतलब नहीं, हाई रिफंड ईयर से भी नहीं, फाइलिंग सीजन डिले से भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल फॉर स्पेशल रूल इज स्टिल रिक्वायर्ड टू फॉलो नॉर्मल। अगर वो स्पेशल रूल में नहीं आता है तो किस में आएगा? फिर तो नॉर्मल अप्रैल 15 रूल में आएगा। अक्टूबर जून में मत फंसना, और स्टेट वाला बिल्कुल गलत है, इस बात को ध्यान में रखना आप सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फेलियर टू प्रूव एलिजिबिलिटी फॉर ए स्पेशल एक्सटेंशन में रिजल्ट इन ऑटोमेटिक अप्रूवल, गलत, रिफंड डिनाइल, ये भी नहीं होगा, पेनल्टी अंडर नॉर्मल रूल्स।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे एमसीक्यू हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल एमसीक्यू हैं। विच रूल अप्लाइज ओनली टू स्पेसिफिक एलिजिबल टैक्स पेयर एंड नॉट एवरीवन? कौन सा? स्पेशल टैक्स पेयर रूल। ये तो एकदम ओके ओके है, एकदम इजी क्वेश्चन था। ए यूएस रेसिडेंट एलियन लिविंग अब्रॉड रिसीव्स विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन? किस टाइप का एक्सटेंशन? 2 मंथ वाला, 2 मंथ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर स्पेशल फाइलिंग रिलीफ? ऑटोमेटिकली कौन सी नहीं जाती हमारी? एक्सपेक्टिंग ए लार्ज रिफंड, ये वाला नहीं जाएगा। बाकी 3 हमारी सही है। फेडरली डिक्लेयर डिसास्टर ये हो जाएगा। कॉम्बैट जोन, लिविंग अब्रॉड, ये 3 की सिचुएशन ही तो है। इस वाले में ध्यान देना, कॉम्बैट जोन वाले में, कि फाइलिंग ड्यू डेट भी हमारा एक्सटेंशन मिल जाता है और जो हम पेमेंट करते हैं उसका भी हमें मिल जाता है एक्सटेंशन। 17 नंबर देखिए, विच डॉक्यूमेंट नॉर्मली ट्रिगर्स डिसास्टर रिलीफ फाइलिंग रिलीफ? डिसास्टर रिलेटेड फाइलिंग रिलीफ कौन सा? आईआरएस अनाउंसमेंट। इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आईआरएस की अनाउंसमेंट काम आती है। फॉर्म 486 6 मंथ वाला है। स्टेट नोटिस से कोई मतलब नहीं, टैक्स पेयर एफिडेविट से तो कोई मतलब ही नहीं। इसमें ये दो में आप कंफ्यूज हो सकते थे, फॉर्म 4868 और आईआरएस अनाउंसमेंट। तो इसमें आईआरएस अनाउंसमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, स्पेशल एक्सटेंशन आर डिजाइंड primarily टू एड्रेस, किसके लिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस के लिए। 19 नंबर देखिए, ए टैक्स पेयर लिविंग अब्रॉड हु आल्सो वांट्स एडिशनल टाइम बियॉन्ड जून 15 शुड फाइल, क्या फाइल करना होगा उन्हें? फॉर्म 4868, फॉर्म 4868। द की आईआरएस कंसर्न इज स्पेशल एक्सटेंशन केसेस इज वेदर द टैक्स पेयर, क्या होना चाहिए? मेट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इनरोल रीजन पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो आपको भी समझ में आए, और समझने के साथ साथ ये डाटा आपके माइंड में भी सेव होना चाहिए, ये हमारा ट्राई है आपके लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस सीरीज का एक पार्ट और आना बाकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।